अगर आप अपनी किसी गंभीर समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं और मुलाकात का समय कई वर्षों से नहीं मिल पा रहा है, तो आप G20 के लिए बधाई देने या स्वागत कराने के नाम पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी मिलने का समय आपको तुरंत ही दे देंगे। स्वागत केवल G20 को लेकर करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में सेना के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। मणिपुर में एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैतेई समुदाय का एक संगठन बाकायदा पत्र लिखकर सेना पर आतंकवादियों से जुड़े होने का आरोप लगाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं हुआ कि एक तरफ शहीद अफसर और जवान के परिजन अपने दुखों को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ G20 की तारीफ में डूबे प्रधानमंत्री मोदी अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहे हैं। एक ही शाम की ये दोनों तस्वीरें हैं। पुलवामा की घटना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिसे अब आप भूल भी चुके होंगे। अनंतनाग की घटना के कई घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में अपना स्वागत करवा रहे थे। अक्सर सेना को लेकर भावनाओं का राष्ट्रीयकरण और सैन्यकरण करने वाला गोदी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ पा रहा है। गोदी मीडिया का बस यही काम रह गया है कि वह सेना जवानों की शहादत को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भावुकता पैदा करे, तब जब चुनाव हो, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति चमकती रहे। अगर उसे लगेगा कि अभी चुनाव नहीं है और दूसरे मुद्दों से भी यह काम हो सकता है, तो वह झट से सेना को लेकर जज्बाती होना बंद कर देता है। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को जिस वक्त उनके पिता अंतिम विदाई दे रहे थे, इस पिता के दुखों के करीब जाकर आप महसूस कीजिए। फिर पूछिए कि देश के लिए जान देने वाले इस अफसर के पिता के साथ क्या न्याय हुआ। जब आपने गोदी मीडिया के टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को कम, बीजेपी के दफ्तर में फूलों की बारिश में डूब रहे प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो ज्यादा चलता हुआ देखा होगा, तब क्या आपको लगा होगा कि न्याय हो रहा है। पिता गुलाम हसन भट्ट भी जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी के पद से रिटायर हुए हैं। इस घटना की खबर प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI पर दोपहर 3:30 बजे से पहले आ गई थी। इसके बाद भी रात के वक्त बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देने गए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस शाम अपने स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी मुख्यालय जाना चाहिए था, जिस शाम आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक और पुलिस के अधिकारी डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत हुई? उनके घर वालों ने जब गोदी मीडिया का कोई चैनल चलाया होगा, तो उन्हें स्क्रीन पर कौन दिखा होगा और क्या दिख रहा होगा? टेलीग्राफ अखबार का यह पहला पन्ना अपने आप में एक दस्तावेज है। यह पन्ना याद दिलाता है कि कभी दिल्ली के अखबार इतनी बेबाकी से प्रधानमंत्री और सरकार से सवाल किया करते थे। आखिर दिल्ली के अखबार इतना डरने क्यों लगे हैं? किसी ने नहीं पूछा कि जवान और अधिकारी शहीद हो रहे हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में आतंकवादियों ने एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इन सब के बीच मोदी G20 को लेकर स्वागत क्यों करवा रहे हैं? किस बात का जश्न मन रहा है? ऐसा क्या हो गया है इस G20 से कि समाप्त हो जाने के बाद भी धन्यवाद और स्वागत के नाम पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है? जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था। और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है, मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पे लड़ाई लड़ रही है? बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलनों की सफलता की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ। PIB की तरफ से प्रेस रिलीज में इसके बारे में क्या लिखा जाता है, उसके शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। लिखा था कि कैबिनेट ने दुनिया में प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से G20 की भारतीय अध्यक्षता को एक मजबूत दिशा देने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनूठे नेतृत्व की भी प्रशंसा की। अनूठा नेतृत्व, इसमें अनूठा क्या है? मजबूत नेतृत्व की जगह अनूठा नेतृत्व कब से इस्तेमाल होने लगा? क्या अब अजब नेतृत्व, अलबेला नेतृत्व, अद्भुत नेतृत्व और आदर्श नेतृत्व का भी इस्तेमाल होगा और अजीब नेतृत्व का भी इस्तेमाल होगा? G20 के आयोजन में अनूठा नेतृत्व क्या था? दुनिया भर के अखबार उठाकर आप देखिए G20 की सफलता पर क्या क्या लिखा जा रहा है।
अलग अलग देश अपने नजरिए से देख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। यहां इसे सफलता बताकर प्रस्ताव पास किया जा रहा है। बुधवार की घटना के बाद क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्वागत कार्यक्रम और चुनावी बैठक में हिस्सा लेने जाना चाहिए था? यह बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री का वक्त कितना कीमती होता है? क्या वाकई प्रधानमंत्री के पास इन चीजों के लिए इतना वक्त है कि स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम में जाते रहें? आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कतार में खड़े हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। यह उस दिन की तस्वीर है जिस दिन सेना के 2 अफसर शहीद हुए हैं। बीजेपी ने प्रस्ताव पास किया और उसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, फूलों की वर्षा की जाती है। इसके बाद यहां चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेते हैं। ब्राजील G20 का अध्यक्ष बन गया है, मगर भारत में अभी भी इसके कार्यक्रम इस तरह से चल रहे हैं जैसे G20 खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह की खुमारी यहां दिख रही है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील ना पहुंच जाएं और वहां के प्रधानमंत्री लूला दा सिल्वा से कह दें कि जनाब आप अपने देश का काम देखते रहिए, हम आपके देश के लिए G20 का काम देख लेंगे, हमसे अब G20 के अलावा दूसरा काम नहीं हो सकता। लूला को भी लगेगा कि G20 की अध्यक्षता वापस भारत को ही सौंप देते हैं। वहां की सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बदल चुकी है, वही इसका आगे भी आयोजन कराती रहे। यह अजीब सा हो गया है। सेना के अफसर और जवान शहीद होते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को तब भी ट्वीट नहीं करना चाहिए? क्या वे तभी ट्वीट करेंगे जब लोकसभा का चुनाव नजदीक होगा? उन्होंने अनंतनाग की घटना पर एक ट्वीट तक नहीं किया। अनंतनाग से पहले मंगलवार को राजौरी में राइफलमैन रवि कुमार आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजौरी में सेना का एक बहादुर कुत्ता केंट भी शहीद हो गया। इसी 3 सितंबर को अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवानों की शहादत हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक सेना और पुलिस के 17 जवानों और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। 2020 से 2023 के जनवरी के बीच सेना के 135 जवान मारे जा चुके हैं। इसी अंतराल में 115 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। पिछले साल संसद में सरकार ने एक लिखित जवाब में कहा कि 2020-21 के दौरान आतंकवाद की 437 घटनाएं हुई थीं। 104 सुरक्षा बल मारे गए। धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद की यह सच्चाई आपके सामने है। 2016 में नोटबंदी की गई थी। दावा किया गया था कि यह आतंकवाद पर अंतिम प्रहार है, लेकिन आतंकवाद आपके सामने है। चंडीगढ़ के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह ने सुबह ही अपने भाई से बात की थी और फिर कहा कि ऑपरेशन के बाद कॉल करेंगे। उनकी पत्नी जगमीत कौर एक टीचर हैं, 2 बच्चे हैं, 6 साल का एक बेटा और 2 साल की एक बेटी। 2021 में इन्हें कश्मीर में आतंकी कार्रवाई के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। आशीष ढोंचक को इसी 15 अगस्त के दिन सेना मेडल दिया गया। वे 15 सिख लाइट रेजिमेंट से थे। हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। इस घटना की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक संगठन ने ली है। इसे लश्कर-ए-तैयबा का शैडो ग्रुप